अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी तक बच्चों जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं उनमें से अगर आपको किसी में भी मसला है और आपके जहन में कोई सवाल है या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप क्लास कमेंट्स में पूछ लिया करें, ठीक है? तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको ना समझ आई तो मैं उससे वीडियो रिलेटेड जो है वो आंसर भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन हो आप क्लास कमेंट्स के अंदर पूछ लिया करें। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? पहले बच्चे कंजर्वेशन या कोई भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसी क्वांटिटी का होगा, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो किसी भी क्वांटिटी से रिलेटेड कंजर्वेशन लॉ का ये मतलब होगा कि वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है? अंडर सर्टेन कंडीशन वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, बल्कि किसी जो है वो प्रोसेस से पहले और उस प्रोसेस के बाद जो क्वांटिटी है जितनी पहले थी उतनी अब भी है। इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट कर देंगे कि आखिर ये इसका क्या मीनिंग है कि क्वांटिटी पहले कितनी थी और अब कितनी है। जैसे कि अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने लगे हैं, अब इसकी जो डेफिनेशन है उसे आप देखें तो वो क्या कहते हैं, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ठीक है? तो मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। कि अगर दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट मतलब जैसा कि कोई दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर जाएं, टकरा जाएं, जैसा कि दो कार्स टकरा सकती हैं, स्नूकर बॉल्स आपस में कोलाइड कर जाएं, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारी हम एग्जांपल पढ़ेंगे। तो अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कोलाइड करने से पहले जितना मोमेंटम था टोटल, उतना ही कोलाइड करने के बाद होगा। कोलाइड मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो सेम होगा। तो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है? और इसे यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जैसा कि अभी आपको बताया कि दो बॉल्स हैं, अब उन बॉल का मोमेंटम आप पहले काउंट कर लें और उसे आपस में ऐड कर लें। जितना भी मोमेंटम था टकराने से पहले उसे आप ऐड कर लें। फिर आप क्या करें, उनके टकराने के बाद का जो मोमेंटम है उसे भी आपस में ऐड कर लें। तो आप देखेंगे कि टकराने से पहले जितने आंसर आया था मोमेंटम का, जो टकराने के बाद यानी कि कोलिजन के बाद भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बच्चे अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी समझ आई तो हम अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे और उन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। और जब हम उन तमाम चीज़ों को कर लेंगे तो फिर हम उसी डेफिनेशन की तरफ जो हमने शुरू में पढ़ी है उसकी तरफ दोबारा आएंगे। तो अगर आपको उसके मीनिंग अभी नहीं क्लियर हुए तो भी कोई मसला नहीं, अब हम उसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले हम डिफाइन करने लगे हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा जो है कि जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे, बल्कि सिर्फ वही फोर्सेस एक्ट करें जो कि एक सिस्टम के अंदर हैं। तो हम ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब जैसा कि एक बेसबॉल है, अब बेसबॉल के अंदर, उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके अंदर एक्ट कर रही हैं। उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के अंदर जो है वो फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल की या उसके एटम्स या आयंस की जो भी जो है वो उसके अंदर जिससे वो मिलकर बनी है, वो उस बेस बॉल को या कोई भी बॉल को मूव नहीं करवा सकते। वो उसे क्यों नहीं मूव करवा सकते या उसमें कोई चेंज क्यों नहीं ला सकते? क्यों? क्योंकि वो उसकी इंटरनल फोर्सेस है। अगर हम किसी बॉल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं
उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं उसकी कंडीशन में, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका जो नेट इफेक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। इसी तरह अगर हम ले लें कि एक क्या कह लें कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जैसे कि एक गुब्बारा ही है, बलून है, उसके अंदर गैस मालिक्यूल्स हैं। अब वो जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो उन फोर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है, वो इंटरनल फोर्सेस हैं। और वो जो सिस्टम है, यानी कि बलून के अंदर वो जो गैसेस हैं, वो जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरह बच्चों अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसा स्नूकर का टेबल है जिस पे जो फोर्सेस हैं, जब बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं फिर ही लगाती हैं, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक्चुअल में है क्या कि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एग्जिस्ट कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है, लेकिन हम फर्ज करते हैं कि ये कंपैरेटिवली उनका आंसर इतना कम है कि हम उनके जो इफेक्ट है उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो स्नूकर टेबल है उसकी जो फोर्सेस हैं वो भी, जो स्नूकर टेबल हैं जिस पे बिलियर्ड बॉल्स पड़ी हैं, वो भी क्या कंसीडर किया जा सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम, कि उस पे सिर्फ तभी फोर्सेस एक्ट करती हैं जब एक बॉल दूसरी बॉल से कोलाइड करती है। और इसके अलावा बच्चों अगर मैं कहूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप कार पे जा रहे हैं और कार ख़राब हो जाए। अब अगर आपको कहा जाए कि धक्का लगाएं, तो क्या आप कार के अंदर बैठकर उस कार को धक्का लगा के उसको मूव करवा सकते हैं? तो नहीं करवा सकते ना। मीन के जब आप एक सिस्टम के अंदर रहते हुए उस पर फोर्स लगाएं तो वो इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगी। और अगर आप उस सिस्टम की कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या लगानी पड़ती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ वही फोर्सेस एक्ट कर रही हो जो एक सिस्टम के अंदर है। अब वो सिस्टम कौन कंसीडर करेगा, वो हम कंसीडर करेगा, हम कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे जो कार है उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं, वो अब कार और पैसेंजर्स का सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। बलून और उसके अंदर जो गैसेस हैं वो जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। जो स्नूकर टेबल और बॉल्स हैं उनका जो है वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। एक बेस बॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो आपस में कोलिजन है, या जो फोर्सेस का इंटरनल फोर्सेस का एक्ट करना है, वो आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हो। तो एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये डेफिनेशन हो गई। अगर आप का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चे, फिर हमने कल पढ़ा था कि जो फोर्स है वो इक्वल है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब हम करने लगे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो फिर मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब कल हमने कहा था कि अगर जो है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, मतलब पहले उसकी वेलोसिटी वी आई थी फिर वी एफ हो गई। अब हम कहते हैं कि फोर्स ज़ीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट करती है बॉडी पे वो क्या है, ज़ीरो है। अब जब हम इस चीज़ को ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारा आंसर फिर f की जगह ज़ीरो पुट करें तो क्या आएगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और f की जगह क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। अब इसमें t तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो किस चीज़ का आंसर है जो ज़ीरो हो सकता है, पी एफ माइनस पी आई का आंसर ज़ीरो हो सकता है। तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप यूँ कह सकते हैं टी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस पी आई दूसरी साइड पर जाए तो क्या बन जाएगा, प्लस पी आई। तो क्या बन गया, पी एफ इज इक्वल टू पी आई, ठीक है, पी एफ इज इक्वल टू पी आई। अब पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम इक्वल आ गया इनिशियल मोमेंटम के, लेकिन कब आया, क्या फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम
पहले भी आ सकता था, तो नहीं, जब तक कि हम फोर्स को ज़ीरो नहीं कंसीडर करते। तो जब आप फोर्स को ज़ीरो कंसीडर करेंगे तब जाके फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होगा, लेकिन जब फोर्स ज़ीरो होगी। तो अब आप डेफिनेशन समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम कहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसका मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। और नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग का क्या मतलब है कि F की वैल्यू क्या आप पुट करेंगे, ज़ीरो। जब आप F की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तब आंसर आता है PF इज इक्वल टू PI, जिसका मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये तो बच्चों डेफिनेशन अभी हमने की है, फिर उसमें आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम डिराइव करने जा रहे हैं कि जो फुल फॉर्म है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इसका जो पूरा फार्मूला है इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब बच्चों आपने दो बॉडीज कंसीडर करनी है, ठीक है। अब उसमें एक की मास को आप कह लें m1, ठीक है, और दूसरा जो है उसकी मास को आप कंसीडर कर लें m2। ये एक m1 और दूसरी m2, सही। ये दोनों बॉडीज, जैसे कि अगर हम बॉल कंसीडर कर लें कि एक बॉल है, वो एक आगे जा रही है एक पीछे से आ रही है, तो वो दो बॉल्स हैं, वो से कि एक m1 है और दूसरी m2। नेक्स्ट क्या, एक की वेलोसिटी है u1 और दूसरे की u2। m1 वाले की है u1, ठीक है, और जो दूसरी है उसकी वेलोसिटी क्या है u2। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, कोलाइड करने से पहले, अभी कोलिजन नहीं हुआ और तब ये वेलोसिटीज हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1 है वो क्या है, m1 u1। अब ये कैसे आ गया, अब आपको पता ही है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। जो फर्स्ट बॉल है उसकी मास कितनी है m1 और उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कंसीडर किया है u1, तो इसका मोमेंटम क्या हुआ m1 u1। क्या ये बॉडी कोलाइड कर चुकी है m2 से, तो नहीं, अभी उसने कोलाइड नहीं किया। तो इस वजह से जो m1 u1 है ये इनिशियल मोमेंटम है किसका, मास m1 का। ये यहाँ पे भी लिखा गया, इसको रहने दीजिएगा, ये आपने नहीं लिया, ठीक है, ये जो है वो नीचे से आ गया। अच्छा, अब हम m2 की तरफ आ जाते हैं। m2 देखें, उसकी मास कितनी है m2 और उसकी वेलोसिटी कितनी है u2। मास m2 और वेलोसिटी u2, तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, m2 u2, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया, m2 u2, ठीक है जी। तो ये मोमेंटम आ गया m2 u2। ये अब अगर कोई हमसे पूछे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में क्या आ रहा है, ये दोनों बॉल्स, ठीक है, ये जो दोनों बॉल्स हैं ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है कि जिसके अंदर हमने इन बॉल्स को कंसीडर किया है। तो इसका मोमेंटम इस सिस्टम के अंदर कितनी बॉल्स हैं, दो बॉल्स हैं, एक की मास m1, एक की m2, एक की वेलोसिटी u1, एक की u2। तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ, इस पहली बॉल का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम, पहली बॉल का मोमेंटम दरमियान में, ठीक है, फिर प्लस और दूसरी बॉल का मोमेंटम। अब पहली बॉल का मोमेंटम क्या है m1 u1, दूसरी बॉल का मोमेंटम क्या है m2 u2। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। लेकिन ये कब है, बिफोर कोलिजन। ये आपने याद रखना है कि ये कोलाइड करने से पहले का है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने दो बॉल्स कंसीडर की, एक की मास m1 और उसकी वेलोसिटी u1, एक की मास m2 दूसरी की वेलोसिटी और उसी की वेलोसिटी u2। और पहले बॉल की जो मोमेंटम है वो क्या है m1 u1, दूसरे का क्या है m2 u2। और हमारा सिस्टम इन दो बॉल्स पे कंसिस्ट करता है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, दोनों बॉल्स का मोमेंटम आपस में ऐड कर दें m1 u1 प्लस m2 u2।
अब बच्चों नेक्स्ट हम ये कंसीडर करते हैं कि दोनों बॉल्स एक दूसरे पे टकरा जाती हैं, ठीक है, विद सम फोर्स। जाहिर है जब दो बॉल्स कोलाइड करेंगी तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये बॉल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, m1 वाली फोर्स एक्सर्ट करेगी m2 पे, और m2 वाली फोर्स एक्सर्ट करेगी m1 पे, ठीक है, m1 वाली m2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगी और m2 वाली m1 पे। और इस दौरान जो टाइम ऑफ कोलिजन है, फर्ज करें कि टाइम से कि हम कह देते हैं t, सही, कोई टाइम ऑफ कोलिजन है उसके लिए वो टकरा जाती है। जब वो दो बॉडीज एक दूसरे पे टकराएंगी तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी। अब ये इंटरनल फोर्स ही है, मतलब ये वो फोर्स है जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्सर्ट कर रही है। ये हम ये नहीं कह रहे कि कोई मतलब सिस्टम के अंदर फोर्स है, ठीक है, क्योंकि हमने जो सिस्टम कंसीडर किया था आपको याद हो कि ये इसके अंदर ये दो बॉडीज हैं इस सिस्टम के अंदर, तो ये सिस्टम के अंदर एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, इस वजह से ये मतलब सिस्टम अभी भी क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अच्छा, अब हमने इन दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाई, जब दोनों पे फोर्स लगाई, अब कोलाइड करने से पहले, कोलाइड करने पे पहले वेलोसिटी m1 की क्या थी, u1, और m2 की क्या थी, u2। ये कोलाइड करने से पहले मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको याद हो कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो जब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो जाहिर है फिर वेलोसिटी u1 या u2 नहीं रहेगी, बल्कि अब वेलोसिटी की वैल्यू हम कुछ और लिखेंगे। अब वो क्या है वैल्यू, वो हमने कंसीडर की है कि अब वेलोसिटी u1 नहीं रहेगी, बल्कि u1 से चेंज होके अब वो बन जाएगी v1। v1 लिखने का क्या मतलब है कि अब वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि फर्ज करें टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी थी 10, अब वो 10 से हो गई कोलाइड, ये क्योंकि m1 छोटी बॉडी है तो जब ये किसी बड़ी बॉडी से टकराएगी तो फर्ज करें इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, 10 से 15 हो गई, और जो दूसरी है वो बड़ी बॉडी है, इस वजह से उसकी टकराने के बाद वेलोसिटी कंपैरेटिवली कह लें कि फर्ज करते हैं कि कम हो गई, ठीक है। तो पहले उसकी वेलोसिटी फर्ज करें कि 20 थी, अब वो 10 रह गई, मीन क्या हम कहते हैं कि वो चेंज हो गई, पहले से कंपैरेटिवली कम हो गई, तो u2 चेंज होके बन गया v2, ठीक है। तो v1 v2 लिखने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी जितनी पहले थी कोलाइड करने के बाद अब उतनी नहीं रही, बल्कि चेंज हो गई। अच्छा, क्या लाजमी है कि वो चेंज होगी, नहीं, समटाइम्स अगर दोनों बॉडी सेम साइज की हैं, सेम मैस की हैं, तो वेलोसिटी चेंज नहीं भी होती, वो वही भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन खैर हमने जो एग्जांपल कंसीडर की है उसमें बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी है, तो इस वजह से हमने कंसीडर किया कि वेलोसिटी चेंज हो गई, तो u1 बन गया v1 और u2 बन गया v2। अब इसका मोमेंटम देखिए, इस वाली का अब ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। अब हाँ, ये हमने कंसीडर किया आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, इसकी मास इंटू इसकी वेलोसिटी। अब जो आफ्टर कोलिजन इसकी मास इंटू वेलोसिटी, ये इसका मोमेंटम बन जाएगा, जैसे फाइनल मोमेंटम उन्होंने कहा है, तो फाइनल मोमेंटम क्या आ गया, m1v1। इसी तरह ये जो दूसरी बॉडी है इसका मोमेंटम देखें, ये क्या बन जाएगा, m2v2, मास और उसकी वेलोसिटी। तो जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम का हमने काउंट करना है, तो जो टोटल मोमेंटम आएगा वो ये आ गया कि दोनों का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऐड कर लें, m1v1 प्लस m2v2। और लास्ट में यही हमारी डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसका हम जो सेकंड पार्ट है वो कल हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये हमने शुरू में डेफिनेशन में लिखा था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन का आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया है, m1u1 प्लस m2u2। ये आप बस अब वैल्यूज प्लेस कर रही हैं डेफिनेशन में। और टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, उसका आंसर क्या आया था, m1v1 प्लस m2v2। तो ये बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन का ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1
प्लस m2v2। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम ज़रा बुक की तरफ चलते हैं और बुक से इसी टॉपिक को पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, ये बुक से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। ये आपको पता ही है। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये आपको एक सिस्टम की डेफिनेशन मिल गई कि सिस्टम क्या है, अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टन बाउंड्रीज। जैसे कि आपको बताया कि गैस मालिक्यूल्स जो बलून्स के अंदर हैं वो एज अ सिस्टम के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी थी, ठीक है। फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग। और फिर क्या था, ये डेफिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया आइसोलेटेड सिस्टम की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर ये था कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14, वो जो आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जो लिखा था पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ। तो एफ की जगह ज़ीरो पुट करें तो क्या आ जाता था, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ आना, वो जो प्रेजेंटेशन में मैंने लिखा हुआ था वो आ जाता है, सही। तो मोमेंटम, ये डेफिनेशन है, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। फिर वो एग्जांपल्स लेता है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ एन एयर फिल्ड बलून। ये एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की। तो बलून और जो एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। Before releasing the balloon, the system was at rest and hence the initial momentum of the system is zero. As soon as the balloon is set free, air escapes out of with some velocity. The air coming out of it possesses the momentum. To conserve the momentum, balloon moves in a direction opposite to that of rushing out. अच्छा, अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि आपने एक बलून के अंदर गैस भर ली, ठीक है। अब बलून के अंदर गैस भर ली, लेकिन अभी उसे छोड़ा नहीं। जब उसे छोड़ा नहीं तो उसका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो। ये है मोमेंटम ऑफ बलून बिफोर रिलीजिंग द गैस। मोमेंटम ऑफ द बलून बिफोर रिलीजिंग द एयर या बिफोर रिलीजिंग द गैस। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि आपने ये देखना है कि अब आपने ये देखना है कि आफ्टर रिलीजिंग द एयर, कि उसे जो है वो रिलीज करने के बाद भी जो है वो मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा बच्चों उस वक़्त हो सकता है जब छोड़ने के बाद जो है मोमेंटम ज़ीरो रहे। अब वो कैसा हो सकता है, जब आप छोड़ेंगे गैस तो गैस किधर मूव करेगी, पीछे की तरफ, डाउन बैकवर्ड्स। और बलून किधर मूव करेगा, आगे, फॉरवर्ड। तो तब भी मोमेंटम ज़ीरो ही रहना चाहिए। और ये कैसे हुआ कि जितने मोमेंटम से बलून आगे जा रहा है उतने मोमेंटम से गैसेस पीछे छोड़ी जा रही हैं, ठीक है। जितने मोमेंटम से बलून आगे जा रहा है उतने मोमेंटम से गैस जो है वो पीछे से इजेक्ट हो रही है, निकल रही है। तो अब मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर जितना जैसा कि अगर फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितनी फोर्स राइट साइड पे है उतनी फोर्स लेफ्ट साइड पे है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह जितना मोमेंटम फॉरवर्ड है उतना मोमेंटम बैकवर्ड हो, तो दोनों मोमेंटम एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो मीन के बलून का जो गैस है, इजेक्शन से पहले भी मोमेंटम ज़ीरो था और इजेक्शन के बाद भी मोमेंटम टोटल क्या है, ज़ीरो है। अच्छा, फिर है कि आपने वही एग्जांपल कंसीडर की, ये आपको समझाए थे कि m1 और इसकी वेलोसिटी u1 ये कोलाइड से पहले, और फिर m2 और वेलोसिटी उसकी क्या है, u2। और इस तरह जो टोटल मोमेंटम बन जाता था बिफोर कोलिजन वो क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। फिर वो क्या था कि वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एक की वेलोसिटी को हमने नाम दिया v1 का और दूसरे की वेलोसिटी को v2 का। तो फिर जो फाइनल मोमेंटम एक बॉल का जो है वो m1 v1 और दूसरे का m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पर ये कंसीडर आ सिस्टम, ये हम कल पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।